नमस्कार, डीजे न्यूज़ के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हम जिन खास मेहमान से चर्चा करने वाले हैं वह हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में हाल ही भूचाल ला दिया था। अब आगे क्या योजनाएं उनकी, इस बारे में बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या योजनाएं आपकी आगे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और राजनीति के माध्यम से मुझे जनता की सेवा करने की योजना है, जो मैं जीवन में पहले भी करता रहा हूं और भविष्य में भी करूंगा। तो कांग्रेस में रहते हुए आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे? जनता की सेवा भरपूर की है, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश की वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति का दबदबा हो गया है। उसी के घर के रिश्तेदार, उसी के नातेदार, उसी के भाई भतीजे दामाद सब कांग्रेस में हावी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में किसी भी वर्ग का नेतृत्व नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जेब की संस्था बन के रह गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस का भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और उठते हुए राजनीतिक व्यक्ति को वही व्यक्ति हमेशा नीचा दिखाना चाहता है और पीछे करना चाहता है, जिसके वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी है। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस के तो कई गुट हैं, सभी गुट प्रभावशाली हैं। कमलनाथ जी का एक गुट है, तो दिग्विजय सिंह का गुट है, कांतिलाल भूरिया का गुट है, पचौरी जी का गुट है, बहुत सारे गुट हैं। आप कह रहे हैं कोई एक ही नेता का वर्चस्व है? यही दुर्गति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो रही है और सने सने ये और ज़्यादा गर्त में जा रही है, क्योंकि यहाँ गुट बहुत हैं और गुट के बाद भी अब एक विशेष गुट ही हावी है। और दिग्विजय सिंह जी का गुट, हाँ, एक विशेष गुट ही हावी है। और जहाँ तक आपने इन नेताओं की बात की है, जो अन्य नेताओं की, उनका भी राजनीतिक कद समाप्त करने का काम इन्हीं महाशय ने किया है मध्य प्रदेश में, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हुई है। क्या दिग्विजय सिंह के ट्वीट से वाकई आपको इतनी पीड़ा हुई थी कि आपने इस्तीफा देने की सोच? दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट इतना गंदा था कि आप अगर कोई कमेंट भी करना चाहते हैं तो कम से कम भाषा का इस्तेमाल अच्छा हो, और कम से कम हम भगवान को तो, अगर हम वास्तव में हिंदू हैं तो भगवान को तो ऐसे कमेंट से बचाएं कि राघव जी का प्रकरण हुआ, राघव जी यौन शोषण में उनके खिलाफ केस कायम हुआ और वो अरेस्ट हुए, और दूसरे दिन ही दिग्विजय सिंह जी ने 9 बजे ट्वीट कर दिया कि बच्चा बच्चा राम का, राघव जी के काम का। यानी आप हिंदुओं को किस स्थिति तक ले जाना चाहते हो? राजनीति के इस गंदे दलदल में आपकी मानसिकता क्या है? आपको बच्चा, हिंदुओं का बच्चा इसलिए लग रहा है कि वो यौन शोषण के शिकार में जाए राघव जी के पास? तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि दिग्विजय सिंह जी के पास शायद कोई ऐसे शब्द नहीं बचे, वो बहुत हल्केपन से हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, इसलिए मुझे उनकी बात थोड़ी क्षोभ लगा उससे, जिससे मुझे तकलीफ थी। दिग्विजय सिंह ने उसका खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा आशय भगवान राम से था, राघव जी से। अब दिग्विजय सिंह जी ने 4 दिन बाद बड़े सोच विचार के खंडन किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ही अकेले जानकार नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता बुद्धिजीवी है, एक एक व्यक्ति जागरूक है और उसको मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा और किस विषय में कहा। कुछ लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के दादा कोण के कारण हो गया है। हाल ही में उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे एक विषय से लोगों का ध्यान हटा के ध्यान बटाने के लिए दूसरा शगुफा छोड़ते हैं। तो ऐसा भी करते हैं क्या नेता लोग? नहीं, ध्यान बटाने के लिए शगुफा छोड़ें, हो सकता है एक अच्छी स्ट्रेटजी हो, लेकिन माता बहन को कोई 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी और माता बहन को माल शब्द से इस्तेमाल करे, तो ये तो मैं उसकी बुद्धि को सठियानापन ही मानूंगा कि उसकी बुद्धि सठिया गई है। उसको माता बहन अब बहन नहीं दिख रही है, उसको माल दिख रहा है वो। तो इसलिए अगर आपको विषय भी परिवर्तित करना है तो उसके लिए अच्छे सब विषय हो सकते हैं, अच्छे शब्द हो सकते हैं। अब आपको नई लड़की माल दिख रही है, बहन दिख रही है, माल दिख रही है, और उस पर आप इस तरीके का कमेंट करें, तो दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति से ये, वैसे तो उनकी भाषा अब हिंदुस्तान में लोग जिस दिन वो बोलते हैं उस दिन उस पर लोग बड़े साफ तौर पे ही लोग प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन ये उनके सठियाने का एक कदम मुझे लगा है कि उनके 60 साल से ऊपर हो गए और सठिया गए हैं दिग्विजय सिंह जी। पिछले साल जो घटना हुई थी, विधानसभा में 2 सदस्यों को की बर्खास्तगी की, उसे वापस लेना पड़ा सरकार को। लोग कहते हैं कि अजय सिंह जी ने तब आपका साथ नहीं दिया और आपने उनसे बदला लेने के लिए कदम उठाया। क्या ऐसा है? देखिए, उस समय भी जब हमने अविश्वास अध्यक्ष महोदय के खिलाफ दिया था, तो यही अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे जिनके
आग्रह से मैंने वो अविश्वास प्रस्ताव लिखा था अध्यक्ष महोदय के कमरे के सामने बैठकर, और इन्होंने ही मुझे डेप्यूट किया था कि मैं अंदर जाके उसको दूं। मैंने सिर्फ इतना किया कि ज्ञान सिंह जी जो सभापति थे उस समय, उनको मैंने ये अनुरोध किया कि इसको आप पढ़ के रिकॉर्ड पे ले आइए ताकि ये रहे कि हम लोगों ने अविश्वास दिया है। उस दिन तक तो मेरे पक्ष में थे। आपको मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। लोकसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक्सपेल किया गया था और सीएम स्टीफन नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने हाउस में खड़े होकर विरोध किया था उस प्रस्ताव का, और तुरंत उन्होंने लिखित में स्पीकर महोदय को जाके दिया था कि ये गलत किया गया है, और चुनाव आयोग को भी उन्होंने लिखा था। हमारे नेता ने उस समय ना तो खड़े होकर जो उनका प्रिविलेज था और इस बात का प्रस्ताव का विरोध किया, ना ही स्पीकर महोदय से वो मिले, ना ही स्पीकर महोदय को उन्होंने लिख के दिया। दूसरे दिन जब हमने बहुत दबाव बनाया तब स्पीकर महोदय से जाके वो लोग मिले। और जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि ये बात सत्य है कि जिन लोगों के लिए मैंने बढ़ के इतना कदम उठाया था वही लोग मेरे खिलाफ दूसरे दिन हो गए थे, और वो नहीं चाहते थे कि राकेश चौधरी जो कंपटीशन में उनसे आगे निकलने का प्रयास करता है उसको कहीं ना कहीं मौका पाकर वो लोग ख़त्म करना चाहते थे, जो उनकी मानसिकता थी, जिसको समय रहते मैंने पहचान लिया और मैंने निर्णय किया। आपका जनाधार ज़्यादा है अजय सिंह जी से, राहुल भैया से, आपको लगता है? जनाधार का तात्पर्य और जनाधार का मायने क्या है? आप ज़्यादा वोट ले सकते हैं उनकी तुलना में प्रदेश में? नहीं, मैं देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि का आकलन उसकी विधानसभा क्षेत्र से होता है, क्योंकि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो एक क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ते हैं, और मैं जहाँ से विधायक रहा हूँ वहाँ से मैं 4 बार चुनाव जीता हूँ, 6 बार चुनाव लड़ा हूँ। अजय सिंह जी की काबिलियत पर हमेशा लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए। अगर अर्जुन सिंह जी शायद उस समय इंतकाल नहीं होता तो हो सकता है कि वो नेता प्रतिपक्ष जैसे अनुकंपा नियुक्ति के पद पर नहीं पहुँच पाते, ये लोगों का मानना था। तो उनको जो वेटेज मिला वो अपने पिता की मृत्यु का मिला, और अनुकंपा नियुक्ति पर वो नेता प्रतिपक्ष बने। और वो पर वो तो 25 साल से सीएम इन वेटिंग है बेचारे अजय सिंह जी। 25 साल पहले जब वो पहली बार विधायक बने तब लोगों ने कहा कि सीएम इन वेटिंग, अगले सीएम होंगे, और अभी तक सीएम नहीं बन पाए। उनके मन में कुछ मलाल रहा होगा क्या? वो तो समय रहते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश जी, कि सीएम इन वेटिंग वो अपने आप की जागीर मानते हैं मध्य प्रदेश में, कि हमारे पिता मुख्यमंत्री रहे तो वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मुख्यमंत्री होने के लिए मुख्यमंत्री जैसी काबिलियत होना जरूरी है, और अजय सिंह जी का ये ख्वाब तो मैं समझता हूँ उनके जीवन के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता उनको शायद है ऐसे ओहदे पर कभी नहीं देखना पसंद। भिंड के लोग, आपने जो जिस तरह से फैसला किया, राजनीतिक फैसला किया, उसे बागी कह सकते हैं, लेकिन अजय सिंह जी आपके बारे में गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग आपके बारे में विभीषण का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शब्द बहुत सम्मानजनक तो नहीं है, कैसे जूझते हैं आप इनसे? अब आदमी की जबान पे लगाम नहीं लगाई जा सकती, और आदमी का विवेक है कि वो कौन से शब्द इस्तेमाल करता है। मैं ऐसे शब्दों से बचना चाहता हूँ। जहाँ तक भिंड की बात है तो मैं भिंड में एक आम आदमी की हैसियत से मैं चुनाव लड़ता हूँ, और वहाँ व्यक्तिगत लोग मुझे स्नेह करते हैं, व्यक्तिगत मदद करते हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि अजय सिंह ने मुझे गद्दार कह दिया, या कोई विभीषण कह रहा है, या कोई मीर जाफर कह रहा है, तो मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा एक करैक्टर है, मेरा एक अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और अजय सिंह के पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अर्जुन सिंह समाजवादी पार्टी में थे, वहाँ से गद्दारी करके वो, अगर गद्दार पार्टी बदलना गद्दारी है तो अजय सिंह को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी थे, फिर वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस से भी गद्दारी करके फिर वो नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस में गए। अब तिवारी जी का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, तिवारी जी का सबको मालूम है क्या चरित्र है, उनके अनुयायी अर्जुन सिंह जी बने, और फिर उसके बाद तिवारी कांग्रेस छोड़ के फिर वो वापस कांग्रेस में आए। कितने बार गद्दारी की। और फिर एक बहुत सरल बात है कि जैसे जाके बाप माताई वैसे वहाँ के लड़का, जैसे जहाँ के नदी नाले वैसे वहाँ के भर का, एक देहाती कहावत है। अजय सिंह के बाबा राव शिव बहादुर सिंह विंध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में उद्योग मंत्री बने, और उद्योग मंत्री की हैसियत से 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में पकड़े गए। उनके विरुद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रकरण कायम करवाया।
विंध्य के न्यायालय में उनको 3 वर्ष की सजा हुई उनके बाबा को, और उस समय भी इस परिवार ने यह सौगंध खाई थी कि वो कांग्रेस को समाप्त करेंगे, और वही काम अजय सिंह आज भी कर रहे हैं। तो गद्दार कौन है ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और जहाँ तक आपने विभीषण की बात की है, शब्दों का मैं कह रहा हूँ अलंकरण करना बहुत मामूली बात है। मैंने राजनीतिक जीवन बहुत ईमानदारी से, बहुत सत्यता से जिया है। कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने विधानसभा में हमेशा सत्य बात बोली है, चाहे वो सरकार के विरोध में रही हो, चाहे पक्ष में रही हो। और यही मेरा कर्तव्य है कि मैं जब भी विधानसभा के लिए चुना जाता हूं तो मैं ईमानदारी से लोगों की बात रखता हूं, और यही मेरा आचरण है। अब कोई व्यक्ति मुझे गद्दार कहे, दिग्विजय सिंह जी ने भी मुझे कह दिया कि मैं मीर जाफर हूं, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने उन्होंने क्या क्या नहीं दिया मुझे। 90 में मुझे कांग्रेस की टिकट पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने दी थी। दिग्विजय सिंह जी की राहोगढ़ की किसी कांग्रेस से मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं लड़ा हूं कांग्रेस से चुनाव, जिसमें श्यामाचरण जी ने मुझे टिकट दी थी, और उन्होंने मीर जाफर कह दिया मुझे। अब जयचंद कह नहीं सकते थे, क्योंकि जयचंद तो उसके घर में ही है उनके। खुद लक्ष्मण सिंह जयचंद है जो कांग्रेस छोड़ के गए, और कांग्रेस छोड़ के गए तब क्या क्या डील करके गए थे बीजेपी में। ये बात का खुलासा तो दिग्विजय सिंह जी कर सकते हैं कि भाई उनने भाई को भेजा तो क्या डील की थी, और ये जयचंद किस बेस पे भेजा था। और जब वापस 2013 में लेके आए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कौन सी डम्बी डील की है कि उनको बीजेपी से कांग्रेस में लेके। यानी राजनीतिक विचारधारा में पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर ये लगता है कि हमारे ही, मैं सुरक्षित किससे रह सकता हूँ? मैं अपने घर वालों से सुरक्षित नहीं रह सकता, मैं अपने साथ में रहने वाले लोगों से सुरक्षित नहीं रह सकता, मैं सामने वाले से सुरक्षित रह सकता हूं जो मेरा विरोधी है। कांग्रेस में ये लोग मेरे साथ थे और मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। समय रहते हुए मैंने निर्णय लिया और उनको उनकी जमीन दिखा दी। ये मेरा नैतिक दायित्व था, ये मेरी बुद्धिमत्ता थी कि उसी विधानसभा में मैंने उन्हीं अजय सिंह को, जो मेरे साथ छोड़ के चले गए थे 10 महीने पहले, मैंने उनको बताया कि आधे घंटे तक तो उनको होश नहीं रहा विधानसभा में, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे विधानसभा में मेरे। सुरेश पचौरी जी भी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे, विधानसभा में मौजूद थे जिस वक्त आपका भाषण चल रहा था, हमने सुना। आदरणीय सुरेश पचौरी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी हमेशा बहुत मदद की, और मैं उनका हमेशा ऋणी रहा हूं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्यकर्ता की मदद करते हैं, उनको ख़त्म नहीं करना चाहते। आदरणीय सुरेश पचौरी जी अध्यक्षीय दीर्घा में आने का मुझे इल्म भी नहीं था, और मुझे जानकारी भी नहीं थी कि वो अध्यक्षीय दीर्घा में है। और मैं जीवन का ये सत्य भी बताऊं, अगर सुरेश पचौरी जी से मेरी कहीं बात होती तो हो सकता है कि मैं निर्णय करने में, मैं उसमें मुझे एक बार सोचना पड़ता। लेकिन जब ये इतना मान आप उन्हें देते, देखिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन में मदद करे उसको मान सम्मान देना तो हमारी वो है। और उनको मालूम है कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, राहुल जी से, स्वयं उनसे कई बार ये कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत सारे वर्गों को समाप्त करती जा रही है। ना तो कोई अनुसूचित जात का नेता है, ना कोई आदिवासी नेता है, ना कोई अल्पसंख्यक नेता है, ना कोई व्यापारी वर्ग का नेता है। कांग्रेस सिमट गई है बिल्कुल चंद लोगों के हाथों में। तो ये बात सबको मालूम थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आदरणीय सुरेश पचौरी जी अध्यक्षीय दीर्घा में हैं। जब ये एडजॉर्न हुआ आध घंटे के लिए विधानसभा, तब मुझे किसी ने बताया कि आदरणीय सुरेश पचौरी जी वहाँ बैठे हैं। कल्पना दीदी का क्या रवैया था कल्पना परू लेकर? वो तो आपके इससे खास स्नेह रखती हैं। नहीं, मुझे विधानसभा में प्रत्येक व्यक्ति जो सदन का सदस्य है वो मेरी कार्यपद्धति से मुझे स्नेह रखता है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत प्रकरण था। इसमें कोई मैं कल्पना पारुलेकर जी को या अन्य किसी सदस्य को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ता, ये मेरी नियत नहीं थी। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, और मुझे जो प्रश्न लगे, जो मैं अविश्वास में रखवाना चाह रहा था, 3 दिन से लगातार राहुल सिंह से कह रहा था कि केदारनाथ के यात्रियों को जो 721 लोग गायब हैं उनके बारे में रखिए, राघव जी वाले प्रकरण को रखिए, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति ने ऐसा दुष्कृत्य किया है। तो कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मंत्री के खिलाफ अविश्वास में ये विषय होना चाहिए ताकि हम हाउस में सरकार को घेर सकें। और तीसरा मैंने बताया कि बच्चा बच्चा राम का जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा राघव जी के काम का, ये भी मुझे हिंदुओं के प्रति ऐसा लगा कि ये दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति की नीयत में इतनी गंदगी हो हिंदुओं के प्रति, उस व्यक्ति को तो वोट देने के बारे में मध्य प्रदेश की जनता को विचार भी नहीं करना चाहिए, ना उस व्यक्ति को, ना उस व्यक्ति के राजनीतिक दल को
जो हिंदुओं के प्रति ऐसी गंदी भावना रखता है। लोग कहते हैं कि आपने प्रदेश कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और बड़ी डील की है, या तो राज्यसभा में जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे या मंत्री बनेंगे या कोई बड़ा पद मिलेगा, तो क्या कोई डील हुई है? जिन लोगों ने ये डील की बात कही है मैं उनके बारे में बोल चुका हूं, दिग्विजय सिंह जी के बारे में, कि वो अपनी डील का खुलासा कर दें। अजय सिंह के बारे में मैं बोल चुका हूं। और जहां तक मेरे राजनीतिक जीवन का है तो मैं जीवन में 6 विधानसभा के चुनाव लड़ा हूं, 4 चुनाव जीता हूं। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का उत्कृष्ट विधायक रहा हूं। मैं सभापति तालिका में 1996 से सदस्य रहा हूं लगातार। मैं कई कमेटियों में अध्यक्ष रहा हूं। कई नियम और प्रक्रियाओं में मेरी सलाह हमेशा विधानसभा में ली गई और मैंने हाउस में भी खड़े होकर अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया है तो उसको अध्यक्ष महोदय ने बड़े तवज्जो देकर सुना और उस पर हाउस ने एक मत होकर मेरी बात को माना है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने कोई ऐसा कृत्य किया है कि जिससे मेरी प्रतिष्ठा पे कोई आंच आएगी, तो मैं नहीं समझता हूँ। मैंने जो कृत्य किया है वो बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए किया है। दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं ये मैं नहीं सोच सकता, लेकिन मैं कोई डील करूं, मैंने जीवन अभी तक का जिया है बहुत ईमानदारी और सत्यता से। मैं विधायक रह चुका हूं, मंत्री रह चुका हूं, मैं बहुत कुछ संतुष्ट हूं जीवन से। अब मुझे काम करना है जनता की सेवा के लिए। तो मेरी कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी में डील नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस योग्य मुझे समझेगी, जिस योग्य मेरे परिवार को समझेगी, वहाँ मैं तत्पर हूँ। क्या राजनीति में आपको लगता है कि सत्यता और नैतिकता का महत्व है अभी बचा हुआ? हाँ, राजनीति में सत्यता और नैतिकता का महत्व जिस दिन प्राय समाप्त हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अगर समाज से ईमानदारी और सत्यता चली जाएगी तो समाज विकृत हो जाएगा। चंद लोगों के गलत होने से समाज को ये नहीं कहा जा सकता कि समाज से ईमानदारी और चरित्रता चली गई है। चंद लोगों के खराब होने से ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में ईमानदारी और चरित्र की कोई जगह नहीं है। ये अगर ख़त्म हो जाएंगे तो लोकतंत्र 100% मैं मानूंगा कि उस दिन हिंदुस्तान से समाप्त हो जाएगा। बीजेपी को कितनी सीटें आपके हिसाब से आ जाएंगी अगले विधानसभा में? कोई आकलन आपका निजी आकलन कोई हो? मेरा जो अभी तक का मेरा आकलन है या जो जहाँ से भी मैं जानकारी उपलब्ध करता हूँ, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम आदमी के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं और प्रदेश में लोगों के प्रति हमदर्दी रखते हैं और गरीबों की योजनाएं लागू करते हैं। उसका एक बेसिक अंतर है। दिग्विजय सिंह जी किले पे बैठकर उन्होंने अपनी खिड़की से गरीबों को झांक के देखा है, तो उन्होंने 10 साल में गरीबों का वो काम नहीं कर पाए जो गरीबों के हित में निर्णय लेने चाहिए थे। शिवराज सिंह एक गरीब परिवार में पैदा होकर उनके बीच में रहे, गरीबों के बीच में, उनको मालूम है कि कौन सी योजनाएं गरीबों के हित में लानी है। इस वजह से मेरा ये मानना है, चाहे 1 रुपये किलो गेहूं देने की बात हो, चाहे बिजली की बात हो और चाहे अन्य बात हो, उन सब में शिवराज सिंह जी का जो चरित्र है वो मध्य प्रदेश में 180 सीट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लेके आएगा, ये मेरा मानना है। 230 में से 180 सीटें। राकेश सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की। प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं डीजी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ और व्यक्तिशः आपका और आपकी टीम का बहुत आभारी हूँ। क्षमापूर्वक मुझे कल आपके साथ बैठना था, मैं नहीं बैठ पाया। आज आप पधारे, इसके लिए आपकी ज़र्रे नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बातचीत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।